चलिए लेट अस बिगिन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का टॉपिक जो है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल अफेयर्स जो है अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपके मॉड्यूल में इंक्लूडेड हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको जो लिस्ट्स दी गई हैं, यानी सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्ट्रीज़ के साथ कौन कौन से मिनिस्टर्स अपॉइंटेड हैं और टेक्निकली चीफ मिनिस्टर हर स्टेट का कौन है, ये दो चीज़ें, और गवर्नर स्टेट्स के कौन हैं, ये तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये लिस्ट आपके नोट्स में भी मौजूद है प्लस आपके मॉड्यूल में भी मौजूद है। तो और कुछ आप इसमें करें ना करें, लेकिन ये जो लिस्ट्स हैं स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर्स की, सेंट्रल कैबिनेट की और गवर्नर्स की, ये तीन लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। बिकॉज किसी ना किसी का अपॉइंटमेंट वो आपसे ज़रूर एग्जामिनेशन में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो ये तीन लिस्ट आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास गवर्नर्स की लिस्ट है एंड टिपिकली इसमें एक एक करके आपको जो है पूरी लिस्ट मालूम होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल द लिस्ट्स इंडिविजुअली बिकॉज वो ऐसे करने का मतलब नहीं है, आपको इसे लिख के प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक बार लिख के इसको प्रिपेयर करिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा गवर्नर और कौन चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं कमिटीज़ एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कि भाई तीन लिस्ट तो आप कर लोगे, उनके बाहर जाके कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नाउ दिस ही इज़ द वाइस एडमिरल। एक बार अगर आप वाइस चीफ होते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी पोजीशन में जो व्यक्ति वाइस पोजीशन में होता है अगला मेन पर्सन वही बनता है। स्कूल्स में भी देखा होगा जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो आगे जाके प्रिंसिपल पोजीशन में आते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ही वॉज द वाइस एडमिरल, अब जो है उनको चीफ एडमिरल के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो सर्विंग एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ फ्रॉम 30th April 2024। द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज एडमिरल आर हरि कुमार, जो रिटायर हो गए अपनी सर्विस से ऑन 30th April 2024 और उनको रिप्लेस किया है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। ठीक है, सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर्स कौन अपॉइंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि ज्ञानेश कुमार हु इज़ एन retired IAS officer and सुखबीर सिंह संधू, again he is also a retired IAS officer, इनको अपॉइंट किया गया है as the election commissioners in the election commission of India। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलरली कि भाई विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है। विजिलेंस कमिश्नर वो होता है जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन भी रहने दो, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको देखने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं विजिलेंस कमिश्नर। सो विजिलेंस का मतलब ही होता है एक तरीके से नज़र रखना, कि आप चीज़ों पे अपनी कड़ी नज़र रखे हुए हो, उसे बोला जाता है विजिलेंस कमिश्नर। और इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो ही वारंटेड ऑन डेटेड 9th February 2024 and by the virtue of power vested under section 4(1) of the Central Vigilance Commission has been appointed Shri A.S. Rajiv as the Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission। अब इनको अपॉइंट किया गया है एज द विजिलेंस कमिश्नर। ये सारे अपॉइंटमेंट भी जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप विजिलेंस कमिश्नर के टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हो तो 4 साल के लिए अपॉइंट होता है या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 62 में अपॉइंट हुआ है एज द विजिलेंस कमिश्नर तो 2 साल ही वो कंटिन्यू कर पाएगा, दैट इज़ 63 and 64। ठीक है, 65 3 साल तक के लिए वो कर पाएगा, 65 के ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट हुए हैं। सो 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई ऑन 31st December 2023, जिसमें अरविंद पनगारिया जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन। एंड बाकी के जो मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं वो यहाँ पर हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजा अध्यक्ष एंड सौम्य कांति घोष। ये लोग हैं जो जिनको अपॉइंट किया गया है एज पार्ट टाइम एंड फुल टाइम
मेंबर्स। ओके, अब फाइनेंस कमीशन का बेसिक रोल क्या होता है, क्या आप जानते हो? व्हाट इज़ द बेसिक रोल फॉर द फाइनेंस कमीशन? इन लोगों को अपॉइंट किया गया है इन द फाइनेंस कमीशन, बट फाइनेंस कमीशन का मेन रोल क्या होता है? 5 इयर्स प्लान के बारे में जानते हो? 5 साल के प्लान्स आते हैं, उनकी बजटिंग करना, ये फाइनेंस कमीशन का काम है कि भाई जो बजट्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने उन चीज़ों को यूज़ किया है या नहीं, कोई चीज़ ओवर बजट तो नहीं है, कोई चीज़ अंडर बजट तो नहीं है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, सो इनको अपॉइंट किया गया था एंड इनको बोला गया है कि ये अपनी रिकमेंडेशंस दे 31 अक्टूबर 2025 से 5 इयर्स तक का पीरियड कवर करें कि उसमें फाइनेंस पोजीशन क्या होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो हम जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, इन्हीं को ही बोला गया है कि 5 इयर्स का आपको रिकमेंडेशंस देने होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 26 से क्यों बोला? अपॉइंट तो इनको 24 में किया जा रहा है, तो 26 से क्यों बोला है? यस, बिकॉज अभी जो करंट 5 ईयर प्लान चल रहा है दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2021, तो 21, 22, 23, 24, 25 तक का प्लान तो ऑलरेडी चल रहा है। इनके रिकमेंडेशन से 26 से जो प्लान स्टार्ट होने वाला है वो इनके रिकमेंडेशन से शुरू किया जाएगा। ठीक है, देन द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है उड़ीसा और त्रिपुरा में। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, आपको अगर याद हो जब हमने बुलेटिन्स करी थी तो बुलेटिन्स के अंदर ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है त्रिपुरा और उड़ीसा के नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। सो रघुबर दास अपॉइंट किए गए हैं एज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा एंड इंद्रसेन रेड्डी अपॉइंट किए गए हैं एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, इससे पहले इनके पास क्या पोजीशंस थी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, करंटली कहाँ अपॉइंट हुए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो मॉड्यूल है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई इससे पहले ये लोग जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे, ठीक है, बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेजेंट उनकी कहाँ पर पोजीशन है और अभी कहाँ अपॉइंट किए गए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट अपॉइंटमेंट कहाँ है। पास्ट अपॉइंटमेंट याद नहीं भी हो चलेगा, लेकिन प्रेजेंट अपॉइंटमेंट आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे अपॉइंटेड है। ठीक है, सो रघुबर दास उड़ीसा के एंड इंद्रसेन रेड्डी कहाँ के? त्रिपुरा के। नेक्स्ट, कुछ कमिटीज़ को बनाया गया है जो कि डिजिटल कंपटीशन एक्ट को जो है ड्राफ्ट करेंगे। आपने सीसीआई के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें देखा था आपने कि उसको कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर जो है बनाया गया है। अब कंपटीशन एक्ट ओरिजिनली 2002 में आया और कंपटीशन एक्ट का मतलब ये था कि जो बिजनेसेस हैं आपस में उनमें हेल्दी कंपटीशन बना रहे, वो चीज़ रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट आया। लेकिन 2002 का एक्ट 2024 में यानी 22 साल के बाद, 22 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है, तो 22 साल में मार्केट में चेंजेस आए होंगे डेफिनेटली। 2002 में हम लोग डिजिटल इकोनॉमी में थे क्या? तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे, नहीं हुए थे। अब उस टाइम पे तो कोई भी डिजिटाइजेशन था नहीं, लोगों के पास फ़ोन तक नहीं थे। अब जो है 2024 में तो लोग इंस्टाग्राम पे भी सामान बेच देते हैं, हाँ या नहीं? सामान तो छोड़ो, खुद को ही इंस्टाग्राम पे जो है लोग कुछ ना कुछ कर आके इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो 2002 का कानून क्या 2024 में यूज़फुल होगा? कहीं नहीं होगा। अब मान लो कि अगर मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं ना। अब मैंने अपने कंटेंट में किसी दूसरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बुराई कर दी, अब वो मेरे ऊपर चढ़ गया कि तुमने कैसे किया, मैं कानून में जाके तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूँगा। मैं बोल दूँगा कंपटीशन लॉ में लिखा है कि एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिस, हम तो डिजिटल कर रहे हैं, इसमें तो डिजिटल वर्ड लिखा ही नहीं है, तो ये मेरे ऊपर तो लागू होगा ही नहीं। ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अब बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज हो गए हैं,
डिजिटल कंपटीशन एक्ट जो है उसको लाने की तैयारी हो गई है एंड लागू भी हो गया है। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपको कंपटीशन एक्ट 2023 पढ़ना पड़ेगा एज अमेंडेड, ना कि 2002, ठीक है। तो इसको जो है अब अमेंड कर दिया गया है, नया एक्ट आ चुका है, आईटी रूल्स भी आए हैं जिसको देखने के लिए कमिटीज़ को बनाया गया है। हालांकि कमिटीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कमिटीज़ इसके अंदर बनी है। कमिटीज़ के अंदर पहली कमेटी के अंदर श्री राजेश कुमार है, श्री आशुतोष शुक्ला है, सुनील सोनी है, और इनके डेजिग्नेशन कुछ इस हिसाब से है कि राजेश कुमार जी जो है ही इज़ द CEO, आशुतोष शुक्ला होल टाइम मेंबर है एंड सुनील सोनी जो है वो भी होल टाइम मेंबर हैं। इन होल टाइम मेंबर्स को ना 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, 3 सालों के लिए, ठीक है। कमेटी 2 में विक्रम सहाय हैं जो कि चेयरपर्सन है, सुनील कुमार गुप्ता एंड कविंद्र शर्मा, ये दोनों जो हैं दीज आर द होल टाइम मेंबर्स। एंड कमेटी 3 में कविता भाटिया चेयरपर्सन है एंड संजय गोयल एंड कृष्णगिरी मुरली मोहन, ये जो हैं 3 साल के लिए एज होल टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं। ये 3 कमिटीज़ क्यों लाई गई, तो इनका बेसिक मकसद था आईटी रूल्स का कंप्लायंस। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है। यूज़ और अब्यूज़ के बीच में फ़र्क जानते हो? यूज़ एंड अब्यूज़, किसी चीज़ का यूज़ करना और किसी चीज़ का अब्यूज़ करना। यस, दुरुपयोग, करेक्ट। सो यूज़ एंड अब्यूज़, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ से ज़्यादा अब्यूज़ की जा रही है, और ऐसा ना हो पर्टिकुलरली इन चीज़ों को चेक करने के लिए आईटी रूल्स आ गए हैं 2021 में, और उन रूल्स के कंप्लायंसेस के लिए ये 3 कमिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है। अब आज के टाइम में अगर आप इंटरनेट का अब्यूज़ करते हो, देखो इंटरनेट का इस्तेमाल ना 2 चीज़ों के लिए हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव कंटेंट मेकिंग, जिसमें आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो, ठीक है, और दूसरा होता है ड्रामा, ठीक है, गेट रेडी विथ मी ड्रामा, ये जो इस टाइप के वीडियोस आते हैं ना, दैट इज़ ड्रामा। अब वो आप डाल सकते हो अब्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई इंटरेस्टेड हो ना हो बट ये कंटेंट आ रहा है, ओके। तो इस टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आईटी रूल्स आए, और उन आईटी रूल्स के कंप्लायंसेस के लिए इन 3 कमिटीज़ को बनाया गया है। आप पूछ सकते हो कि हमें क्या 3 कमिटीज़ को लर्न करना है, क्या हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर्स हैं, तो पर्टिकुलरली यस, आपको मालूम होना चाहिए। इनका पास्ट पता होना ज़रूरी नहीं है कि पहले कहाँ थे, लेकिन अभी किन कमिटीज़ में है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्र हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब अपन आरबीआई का डिस्कशन कर रहे थे कि इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी गवर्नर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी 2024 अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब फर्दर ऑर्डर्स तक इनको जो है 1 साल के लिए वैसे अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंटमेंट है क्योंकि, लेकिन आगे जो है अगर फर्दर ऑर्डर्स आते हैं कि फर्दर अपॉइंटमेंट होगा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट हो जाए, ठीक है। लॉन्च ऑफ स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, कल किसी ने पूछा था कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है। जब मैंने तुमसे सक्षम की बात की थी, कल मैंने तुमसे पूछा था ना सक्षम क्या है, तो किसी ने नाम लिया था कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म भी है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ पर्टिकुलरली अ प्लेटफॉर्म जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। स्वयं प्लेटफॉर्म के अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग कोर्सेज़ हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग कोर्सेज़ का मतलब होता है कि इन कोर्सेज़ में आप रजिस्टर कर लो, आपकी प्रोग्रेस वो कोर्स अपने आप ही मॉनिटर करता रहेगा कि आप कितने परसेंटेज तक कंप्लीट कर पाए हो। हर स्टेप के अंदर आपके टेस्ट्स होंगे और उन टेस्ट में आप कितना स्कोर करते हो ये भी देखा जाएगा। तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग कोर्सेज़ के अंदर आता है। इसको बोला जाता है MOOC। क्या बोलते हैं? MOOC, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर सपोर्टिंग इंडस्ट्री नीड्स के जो कोर्सेज़ हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में कोर्सेज़ का यूज़ होता है, वो सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं इसके अंदर डाले गए हैं। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन कर दिया गया है। तो अगर आप चाहो, आप एज अ स्टूडेंट भी जाके इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी कोर्स कर सकते हो।
ये आपके रेज्यूमे में एक स्टेप अबव एक लैडर आपको दे सकता है। प्लस दिस ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो कोर्सेज हैं, जायंट्स लाइक L&T, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अगर आप ये कोर्सेज करते हो, ये कंपनीज भी इन कोर्सेज को कंसिडर करती हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट एन एज ओवर अदर्स इफ़ यू डू कोर्सेज लाइक दीज। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? AI एनेबल्ड कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कोर्सेज हैं, तो आपको क्रेडिट रिकग्निशन भी मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहो तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करके ये कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहे हो? उसमें से मैं बता दूंगा कि क्या करना है। अगला जो टॉपिक है दैट इज स्टार्टअप महाकुंभ। ये भी अपन ने पढ़ा था रेगुलर क्लास में, अगर याद हो। स्टार्टअप महाकुंभ जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ, एंड पर्टिकुलरली इस इवेंट के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक मौका मिला कि वो सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो स्टार्टअप महाकुंभ वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, जिसमें न्यू कंपनीज को एक मौका मिला कि वो इन्वेस्टर्स को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। और अगर तुम ध्यान दो, तुम्हें मालूम होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स छोटे छोटे सिटीज़ से उठ के आए हैं, हाँ या नहीं? बहुत सारे स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, दे आर फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। Tier 1 वाले बहुत कम मिलेंगे तुम्हें। Tier 1 इन द सेंस दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पे स्टार्टअप्स दिखेंगे, लेकिन स्टार्टअप्स के जो ओनर हैं, अगर आप उनकी रूट्स की तरफ ध्यान दोगे तो दे विल ऑल बी फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। आपको Tier 1 के बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और इस इवेंट के अंदर बहुत सारे एरियाज़ का कनेक्शन हुआ, जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, योगा एंड आयुर्वेद, सबका जो है कनेक्शन इस इवेंट के अंदर देखा गया है। 50 एरियाज से ज़्यादा में स्टार्टअप्स खुल चुके हैं, एंड हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी इस इवेंट के अंदर देखा गया। चंद्रयान के बारे में जानते हो ना? साउथ पोल ऑफ द मून, याद है तुम्हें? चंद्रयान मिशन, साउथ पोल ऑफ द मून, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, हाँ या नहीं? हाँ। एंड UPI का इस्तेमाल जो वाइड स्प्रेड हो रहा है, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि UPI इज़ एन इंडियन मेड प्रोडक्ट, बाहर से नहीं आया है, इंडिया ने डेवलप किया है और बाहर की कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। तो ये इंडिया मेड प्रोडक्ट है। UPI जो आप यूज़ करते हो ना, UPI? क्या है UPI का फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कितने बच्चों को पता था UPI का फुल फॉर्म? एक वर्ड नहीं, पूरे पता होने चाहिए ना। अगर मैंने यूनिफाइड पेरोल इंटरफेस लिख दिया तो तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि सेकेंड वर्ड पेमेंट है। ऐसे तो पे से तो कुछ भी हो सकता है। ओके, भीम इज ऑल्सो एन इंटरफेस जो UPI के बाद डेवलप हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ पद्मा अवार्ड्स 2024। अब पद्मा अवार्ड्स जो हैं हर साल रिपब्लिक डे पे अनाउंस होते हैं। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, दैट इज़ पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। नाउ पद्मश्री इज़ द हाईएस्ट रैंक, ठीक है? तो 3 नहीं 5 को मिला होगा। अगर आप देखो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, आई थिंक पद्मश्री इज़ द लोएस्ट एंड पद्म विभूषण इज़ द हाईएस्ट, ठीक है? तो पर्टिकुलरली ये आपको तब मिलता है जब आपकी एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हो। आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द लाइन जाके अच्छी सर्विसेज अगर दी हैं या हाई ऑर्डर की सर्विसेज दी हैं तो आपको ये मिलता है। एंड
पद्मश्री मिलता है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कोई डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो तो आपको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। करंट ईयर की अगर हम बात करें 2024 में तो 132 पद्म अवार्ड्स हुए हैं, इंक्लूडिंग 2 डुओ केसेस। डुओ केसेस में क्या होता है कि अवार्ड एक ही काउंट होता है, ठीक है, दो लोगों को भले ही मिल जाए लेकिन काउंट एक ही होता है। ओके, अब कैसे है, पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण 14 दिए गए हैं, पद्मश्री 110। 14 होगा ना, 17। इसमें से 30 अवॉर्डीज विमेन हैं और 8 पर्सन्स जो हैं फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरीज में हैं, एंड 9 जो है वो पॉस्टमस अवॉर्डीज़ हैं। पॉस्टमस अवॉर्डीज़ का मतलब होता है आफ्टर देयर डेथ, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको दिया गया, ठीक है। हाँ बोलो, यहाँ बोलो, उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पॉस्टमस पॉस्टमस का बेसिक मतलब होता है आफ्टर द डेथ, ठीक है, तो वो पोस्ट ह्यूमन नहीं है। ओके, किस किस को अवार्ड मिले हैं तो लिस्ट आपके सामने है। आप बोल सकते हो कि क्या हम 110 अवार्डीज़ के नाम याद रखते हैं, क्या रख रहे हैं? पद्म विभूषण तो याद रख सकते हो, 5 हैं, ठीक है। पद्म भूषण भी याद रख सकते हो, मुश्किल नहीं है। 14-17 जितने भी अवार्ड्स हैं, इतनी लंबी लिस्ट नहीं है। हाँ, पद्मश्री 110 है, वो तुम्हें याद होना मुश्किल है, लेकिन 5 तो तुम बहुत इजीली याद कर सकते हो। कौन कौन से हैं 5? वैजयंती माला, एक्टर, ठीक है। फिर कॉनिडेला चिरंजीवी, चिरंजीवी का नाम भी सुना होगा तुमने, ठीक है। वेंकैया नायडू का भी नाम तुमने सुना ही होगा, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक, सोशल वर्क, इनको पॉस्टमसली मिला है आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। एंड पद्मा सुब्रमण्यम, शी इज़ एन आर्टिस्ट, डांसर, क्लासिकल। हाँ, ये 5 नेम्स तो याद हो सकते हैं यार, है ना। अभी हो गए, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, पद्मा और बिंदेश्वर पाठक। अच्छा, ऐसे तो बिंदेश्वर पाठक लिखा है, मैंने कुछ और लिख दिया, बी से और पाठक लिख दिया तो उसके बाद जो आते हैं, देन यू हैव पद्म भूषण अवार्ड्स हैं। सो पद्म भूषण सारे के सारे लर्न करना मुश्किल है, बट आई थिंक कुछ कुछ के तो नाम तुम्हें मालूम ही होंगे। और देखो कौन कौन है, फातिमा बी, होर्मस जी एन कामा, मिथुन चक्रवर्ती, सीतारमन, जिंदल, यंग लियू, अश्विन बालचंद मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी, राम नायक, तेजस मधुसूदन, ओलनचेरी राजागोपाल। अब देखो इसमें से भी जो पॉस्टुमस कैटेगरीज हैं वो पर्टिकुलरली याद कर लेना। जो पॉस्टुमस कैटेगरीज हैं दैट इज़ आफ्टर डेथ, वो पर्टिकुलरली याद कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछेगा पॉस्टुमसली, वो पूछता है, मतलब पिछले अटेम्प्ट्स में आया है कि पॉस्टुमसली किसको मिला है आफ्टर देयर डेथ, तो वो ज़रूर याद कर लेना कि किन किन को आफ्टर देयर डेथ मिला है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ परीक्षा पे चर्चा। कितने बच्चों ने ये देखा था परीक्षा पे चर्चा? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें दिखाया होगा, दिखाया था। परीक्षा पे चर्चा हर स्कूल में चला है, ठीक है, हर साल होता है
और हर साल मोदी जी आते हैं और आप लोगों को ज्ञान दे के जाते हैं, जिसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब आप नहीं करते हो। कितनी बार बोला है कि एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, जो होगा वो होगा नहीं। एग्ज़ाम की टेंशन मत लो। चलिए, परीक्षा पे चर्चा में क्या हुआ हम वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ पीपीसी, इसको बोला जाता है पीपीसी, ठीक है, परीक्षा पे चर्चा। Now this is a movement that is driven by Narendra Modi's efforts to bring together students, parents, teachers and society to foster an environment where each child's unique individuality is celebrated. यानी आपकी अलग पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। नॉट एवरी फिंगर इज़ ऑफ द सेम हाइट, वैसे ही नॉट एवरी स्टूडेंट इज सेम हाइट, नहीं, सेम इन द सेंस कि हर बच्चा एक सा नहीं होता, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। लेकिन ये कह देना कि किसी बच्चे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड कैपेबिलिटी। इसका मतलब आप में भी कोई ना कोई ऐसा एक हुनर है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की देर है। जिस दिन पहचान लोगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तुम्हारा ही नाम निशांत है ना, किस चीज़ में अच्छे हो तुम? सब में अच्छे हो। सब में अच्छे नहीं हो सकते, फिर वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाएगा। सो पर्टिकुलरली जो पीपीसी आया था, दिस वाज मेनली टू एम्ब्रेस ईच एंड एवरी चाइल्ड। अब इसमें क्या की टेक अवेज हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का। कि भाई सबसे पहले तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कोशिश करें कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो, बच्चों को उस तरीके से मोल्ड किया जाए कि वो लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल कर पाए एंड आप बहुत इजीली मेंटली एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को मिलके हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। वी वर ऑल्सो स्टूडेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेने से कोई यूज़ नहीं है। देयर इज़ नो यूज़, नहीं है। मोटिवेशन अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है। मोटिवेशन मीन्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट, और जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो ना तब आपको स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आएगा, नहीं होता तब। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना कि येस आई कैन डू इट एंड आई वांट टू डू बेटर, तो आई वांट टू डू बेटर में आप पढ़ते हो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। जो कल बोल रहा था कि मॉक टेस्ट दिया था, मेरे 120 आ गए थे, मैं खुश हूँ, कौन था वो? किसी ने कल बोला था ना, किसी ने तो बोला था 100 नंबर आ गए, मैं खुश हूँ। मुझे याद नहीं है किसने बोला था। किसके किसके? तुम्हारा नाम राजू है? ये जितेश ने कहा था कि 100 नंबर जितना पढ़ लिया उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो 100 नंबर का एम लेके मत पढ़ो। ढाई सौ का पढ़ो, 200 तो आ ही जाएंगे। चलो अपने सेकंड पॉइंट लिखा है पीयर प्रेशर एंड कंपटीशन अमंग फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को एज कंपटीशन ना देखिए,
ट्रीट देम एज अ हेल्दी कंपटीशन। कल मैंने कहा था कि इंस्पिरेशन लो लोगों से। कल जब तुम इसको पीयर प्रेशर कर रहे थे कि ये पढ़ता है हमें बताता नहीं है, शादी थोड़ी कर रहा है जो तुमको बता के करेगा, ठीक है? तो वो पढ़ रहा है तो वो अपना पढ़ रहा है, तुम्हारा तो पढ़ नहीं रहा। अब तुम उससे हेल्दी कंपटीशन का इंस्पिरेशन लो ना कि यार वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े ही करें। ओके, सो पर्टिकुलरली पीयर प्रेशर जो है आपको एज हेल्दी कंपटीशन लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स, डोंट गेट जेलस ऑफ ईच अदर, ओके? Rejoice in success. Rejoice in success of their friends, as friendship is not a transactional emotion. It's not a transaction. Friendship कोई transaction नहीं है। 3 Idiots में वो बोलता है ना, दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो और बुरा लगता है। ये ट्रांजैक्शनल इमोशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आया तो इंस्पिरेशन लो ना भाई कि तुम भी फर्स्ट आ सको, आया नहीं? दिशांत से वो लो, 170 मार्क्स लेके आया तो तुम उससे लो इंस्पिरेशन। चलिए, रोल ऑफ टीचर्स इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। हमारा कोई रोल है तुम्हारी लाइफ में? सो रोल ऑफ टीचर्स इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टीचर का एक एसोसिएशन बनना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्सनल कनेक्ट विद द फैमिलीज, appreciating the students for their achievements. So Dishant, very well done, 170 marks, proud of you. So teachers का बहुत बड़ा रोल है as per PPC, dealing with the exam stress. एग्ज़ाम के स्ट्रेस से कैसे डील करें? अवॉइड मिस्टेक्स, रादर देन अवॉइडिंग मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। नॉट टू ओवर हाइप द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे को इतना ओवर हाइप मत कर दो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है वो, इट्स ओनली एन एग्जामिनेशन, ठीक है? डू नॉट कीप प्रिपेयरिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम बस 1 मिनट दूर है और तुम बुक लेके खड़े हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, और उनका मकसद पता है क्या होता है? वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर बुक लेके तो खड़े रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे कुछ नहीं, बाकी बच्चे देख के उनको बहराते रहेंगे कि अभी तक पढ़ रहा है, ठीक है? तो कभी भी लास्ट मोमेंट तक आप पढ़ाई ना करें, जितना हो गया उसी को ही अच्छे से पढ़ के जाइए। रिलैक्स माइंडसेट से जाइए। जब दिमाग शांत होता है ना तो नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है? लिखने की हैबिट ज़रूर बनाइए। 50% ऑफ योर टाइम जो है वो राइटिंग में डिवोट करिए। जितना आप लिख के कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि जो भी लिस्ट्स हैं उनको लिख के बनाइए, सो दैट यू रिमेंबर। जितना लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है? मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। बैलेंस लाइफस्टाइल रखें, सनलाइट में टाइम बिताएं, गेट रेगुलर एंड कंप्लीट स्लीप। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होगा, ठीक है? करियर प्रोग्रेशन, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, टेक योर स्टेप्स एज यू वांट टू, एंड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी डिसीजन के एवेल्युएट करते हुए चलें। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हो सोच लीजिए कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, ठीक है? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि कभी भी फैमिलीज़ में ट्रस्ट डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज ट्रस्ट योर पेरेंट्स, दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है? तो कभी उनके डिसीजंस पे सवाल मत उठाइए। अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, हाँ या नहीं? सच बोलिए। बोलते हो सच पेरेंट्स? मम्मी आज क्लास है, आज मुझे आने में लेट हो जाएगा, और बच्चा तो लेक व्यू पे घूम रहा है। नहीं करी 100%। सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। हमेशा अपनी डीलिंग्स में सिंसियर और ऑनेस्ट बने रहिए। एंड डिस्कस पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करा करिए, नेगेटिविटी पे ध्यान कम दीजिए।
इंट्रूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन है तो सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। डिनर टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना यूज़ करें। टेक्नोलॉजी जो है आपका बर्डन नहीं बनना चाहिए। एंड हर मोबाइल फ़ोन का पासकोड जो है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में पासकोड्स हैं तो पासकोड्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करके रखिए। अब तुम बोलोगे अगर पेरेंट्स के साथ शेयर ही करना होता तो पासकोड क्यों रखते, हाँ ना। सब नालायक हो तुम, मुझे पता है। मॉनिटरिंग द स्क्रीन टाइम, आप अपना स्क्रीन टाइम जो है मॉनिटर करें कि आपका स्क्रीन टाइम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेट द स्टूडेंट्स अबाउट रिसोर्सफुलनेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। कौन गिर गया? आपके मोबाइल फ़ोन्स आप क्लासरूम में यूज़ करते हैं, हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रिसोर्सफुल तरीके से होना चाहिए। हैंडलिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग पॉजिटिव, दिस यू ऑलरेडी नो, यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड कभी भी उस चीज़ का वेट ना करिए कि जब समय आएगा तब मैं करूँगा, क्योंकि समय कभी आता ही नहीं है। सो टुडे इज़ द राइट टाइम। इफ़ यू स्टिल हैवंट स्टडीड एनीथिंग, टुडे इज़ द राइट टाइम टू बिगिन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला जो लॉन्च हुआ है योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा पूजा होती है, पता है? विश्वकर्मा भगवान का नाम है। कौन से भगवान जी होते हैं विश्वकर्मा? विश्वकर्मा, कर्मा मीन्स कर्मा, कर्म करना, ठीक है। सो विश्वकर्मा लॉर्ड इज़ बेसिकली द लॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क जो आप करते हो, लेबर जिसे बोला जाता है, वो भगवान विश्वकर्मा जी की ब्लेसिंग होती है। एंड इसलिए आपने देखा भी होगा जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है उस दिन मशीनरीज़ की पूजा की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि मशीनरीज से एफर्ट एंड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो विश्वकर्मा योजना, अब तुम मुझे बताओ इसके नाम से तुम्हें क्या लगता है कि किस पर्पस के लिए बनाई गई होगी बिना पढ़े? तो किस पर्पस के लिए बनाई होगी? यस, इट इज़ बेसिकली फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। जो लोग हैंडमेड काम करते हैं, जिनका हैंडलूम का काम होता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बनाई गई है। 18 ट्रेड्स को इस स्कीम ने कवर किया है, जिसमें कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, फुटवेयर आर्टिसन, मेसन, बास्केट मैट ब्रूम मेकर, कॉयर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर। इन सारे लोगों को इसमें कवर किया गया है एंड पर्टिकुलरली उनको सपोर्ट दिया जाएगा जो इन सब कैटेगरीज में आते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर लेबर इंटेंसिव पीपल, हाथ से काम करते हैं, ठीक है। अब स्कीम के अंदर इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहले तो ये स्कीम इनको रिकॉग्निशन दिलाएगी कि भाई आपको स्कीम में रजिस्टर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड मिलेगा। अपग्रेडेशन आपको दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी 5 से 7 दिन की, जिसमें 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। टूल किट का इंसेंटिव मिलेगा अप टू ₹15,000 सो दैट यू कैन गेट योर टूल्स। ई वाउचर्स के तौर पे आप अपने टूल्स ले सकते हो, जिसके बेसिस पे आप अपना हैंड वर्क करोगे। लोन्स के तौर पे आपको क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है, जिसमें 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज़ के ट्रांचेस मिलेंगे। मतलब पहले 1 लाख मिलेगा, बाद में 2 लाख मिलेगा, और 3 लाख का टोटल अमाउंट आपको मिल सकता है। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे 5% का कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है। एंड पहले आपको ये जो 1 लाख रुपीज़ है 18 महीने के टेन्योर के लिए मिलेगा, और उसके बाद 30 मंथ्स के लिए 2 लाख का मिलेगा। बट पहले 1 लाख का देखा जाएगा कि आपने यूज़ क्या किया, और आपको वो रिटर्न भी करने पड़ेंगे। दिस इज़ अ लोन, डोनेशन नहीं है। क्या है? मतलब वापस करना पड़ेगा।
इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो तो ₹1 पर डिजिटल ट्रांजैक्शन अप टू 100 ट्रांजैक्शंस मंथली विल बी गिवन टू यू, मतलब ₹100 एज इंसेंटिव आपको मिल जाएंगे। क्या आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा इसके अंदर? मिलेगा मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आप आ जाओगे तो आप एमएसएमई इकोसिस्टम में एंट्री ले सकते हो। एक बार अगर आप एमएसएमई इकोसिस्टम में चले गए तो आपको एमएसएमई बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और आपकी प्रेजेंस जो है वो लोगों को दिखने लगेगी एक बार आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आ गए तो। एंड इंडिया मेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस इंडिया से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में है, ठीक है। और जितनी आदत हमें है इंटरनेट की उससे ज़्यादा आदत उन लोगों को है, ओके। नेक्स्ट एक बॉडी इस्टेब्लिश हुई है, ऑटोनॉमस बॉडी, जिसका नाम है मेरा युवा भारत। इसमें युवा लोगों को शामिल किया गया है। युवा का मतलब एज कैटेगरी क्या है? 15 से 29 साल, 15 to 29 ईयर्स। तुम भी हो, इस क्लास में मौजूद सब युवा ही हैं। सो पर्टिकुलरली ओके, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी है। ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ सफिशिएंट, एंड ये जो बॉडी है इसका नाम है मेरा युवा भारत। अब ये जो बेसिक बॉडी है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूथ के डेवलपमेंट को कैसे यूज़ करना है उस पर ध्यान देगी। बट यूथ डेवलपमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी जो यूथ है जो विकसित भारत 2047 है उसको अचीव करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी यूथ का ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर द बेसिक एम इज़ टू एंगेज यूथ एंड देयर एम्पावरमेंट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। एंड पर्टिकुलरली होल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट विद एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कनेक्शन टू अपॉर्चुनिटीज़। यूथ वुड हैव become community charge agents and nation builders, allowing them to act as युवा सेतु between the government and the citizens। हमारा यूथ एक बहुत अच्छा कनेक्टिंग मीडियम बन सकता है देश की जनता के बीच में और देश की गवर्नमेंट के बीच में। कनेक्ट कर सकते हैं हम कि कैसे यूथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल के जो NGOs हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियरिंग बेसिस पे लोगों को लेते हैं, मालूम है ना तुम्हें। और बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको वॉलंटियरिंग करनी पड़ती है एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो ये कोर्सेज में क्यों लाया गया? ताकि आप समाज सेवा की तरफ आपका एक रुझान बन सके। तो आप किसी भी NGO को ज्वाइन करो और आपको उसमें एज अ वॉलंटियर थोड़े टाइम के लिए काम करना पड़ता है। मैंने भी किया है एज अ वॉलंटियर इन अ NGO, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, ऑटिज़म। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, ऑटिज़म का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना? ऑटिज़म बेसिकली इज़ अ डिजीज़ दैट हैम्पर्स योर मेंटल डेवलपमेंट, ओके। यू कैन नॉट कॉल देम डिसेबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। मतलब उनका माइंड डेवलपमेंट रेगुलर माइंड डेवलपमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, बट दे आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। तो एज अ वॉलंटियर मैंने वहाँ पे काम किया है फॉर 1 ईयर ऑलमोस्ट, बट दैट 1 ईयर gave me a very good experience and also taught me to appreciate my life where everything is pretty normal, ठीक है। तो इसीलिए ही गवर्नमेंट ने वॉलंटियरिंग करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए भी दिए हैं। और अगर आपको कभी भी टाइम मिले अपने बिजी शेड्यूल से, किसी भी एक NGO को ज्वाइन कर लीजिए एज अ वॉलंटियर, जहाँ पे आप अपने सोशल सर्विस दे पाएँ। दैट कैन बी एनी NGO, it can be animal service, it can be an NGO for the aged people, it can be an NGO for disabled people। तो जो भी NGO आपको मिले, गिव योर टाइम एंड थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हो। इट विल गिव यू अ व्यू पॉइंट जो आपने कभी आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड इट विल ऑल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट योर लाइफ
हमें कभी कभी लगता है ना यार मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कितनी बोरिंग है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, बाकी फ्रेंड्स क्या क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ से बाहर निकलने का एक मौका आपको ये मिल सकता है। क्या? ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स की लाइफ से, इंस्टाग्राम वाली लाइफ से अब प्रभावित होके जल रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं जो उस पे होता है वो 90% फेक होता है, कुछ भी रियल नहीं है। वो तो अपने पैसे कमा रहे हैं, अल्टीमेटली तुम जल रहे हो। चलिए, मेरा युवा भारत जो है इसमें बेनिफिट दिया जाएगा एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स इन द लाइन विद द यूथ नेशनल यूथ पॉलिसी। इन केस ऑफ द प्रोग्राम कॉम्पोनेंट्स अडोलेसेंट लोगों के लिए बेनिफिशरीज जो होंगे दैट विल बी फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 19। तो तुम तो दोनों उसमें आ रहे हो, यूथ में भी आ रहे हो, अडोलेसेंट में भी आ रहे हो, डबल बेनिफिट। अब देखिए, मेरा युवा भारत जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो किस किस चीज़ की तरफ लीड करेगा। सबसे पहले तो जो हमारी यूथ है उसमें लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा, बेटर अलाइनमेंट होगा आपकी एस्पिरेशंस और कम्युनिटी नीड्स का, कि मतलब आप क्या चाहते हो और कम्युनिटी क्या चाहता है, दोनों को अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। एफिशिएंसी जो है डेवलप हो सकती है, एक बार आप काम करना शुरू करोगे तो आपकी हैबिट्स में एफिशिएंसी आ जाएगी। यंग लोगों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाएगा जिसमें हर एक यूथ का डेटा आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें यूथ और गवर्नमेंट के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। तो आज का युवा क्या चाहता है, हमारी गवर्नमेंट को उस चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है, क्या हमारे देश को यंग पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है? तो पर्टिकुलरली जो चेंजेस हमारी पॉलिसीज़ लेके आती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं सबसे रिसेंट और जो बहुत इम्प्रेसिव मुझे लगा था, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करूंगा कि आपने अगर बजट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैपिटल गेन्स का जो बेनिफिट था वो हटा दिया गया था। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था आपको अभी नहीं मालूम होगा बिकॉज यू आर इन सीसी, जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तब पता चलेगा। राघव चड्ढा जो कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कैपिटल गेन्स, वो खुद भी एक सीए हैं, एंड उन्होंने जो है कैपिटल गेन्स का बेनिफिट समझाया था कि किस तरीके से आपने बेनिफिट हटाकर जनता के ऊपर एक एडिशनल बर्डन डाल दिया। हालांकि कॉम्पनसेटरी बेनिफिट ये दिया था कि जो कैपिटल गेन्स की टैक्स रेट थी 20% से रिड्यूस होकर 12.5% हो गई थी, तो वो 7.5% का बेनिफिट उन्होंने आपको उस इंडेक्सेशन के बदले दिया। लेकिन राघव चड्ढा ने जो चीज़ समझाई, कोई भी एजेड पॉलिटिशियन वो पर्सपेक्टिव सामने लेके नहीं आ सकता था। इसीलिए फॉर दिस पर्पस वी नीड पीपल हु आर ऑफ यंग एज, जिनको मालूम है कि आज की लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। बिकॉज हमारे पास जितने पॉलिटिशियंस हैं दे आर ऑल वेल सेटल्ड, सब वेल सेटल्ड हैं, उनके पास वो चैलेंजेस नहीं हैं जो आज के ज़माने में हम लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, आज के लोग अगर उस एस्पेक्ट में आएंगे तो वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देश का युवा क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव के लिए मुझे लगता है कि यंग पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए हमें हमारे यूथ को ट्रेन करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, देन वी हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये हल्दी को प्रमोट करने के लिए आया है। क्या हल्दी एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल काम प्ले करती है? टर्मरिक हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, सो ये जो बोर्ड बनाया गया, दिस विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक which the board will leverage to further increase awareness and consumption, develop new markets internationally to increase the exports, quality and food safety standards को ध्यान में रखकर टर्मरिक को उगाया जाएगा, और टर्मरिक से कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हो इसको आगे उजागर किया जाएगा। ग्रेटर वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द टर्मरिक ग्रोअर्स, जो टर्मरिक उगाते हैं उनके बेनिफिट्स भी काफ़ी बोर्ड जो है सामने लेकर आएगा। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर हैं वो उनको नहीं पता होता कि टर्मरिक के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं।
और इंडिया से टर्मरिक बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टर्मरिक फ्रॉम इंडिया, जानते हो ये. नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ द यूथ. सेम चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला है कि जो विकसित भारत का हमारा विजन है, दैट बेसिकली इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वॉइस ऑफ द यूथ, ठीक है. If you guys want to go out, please go out quietly. Do not go out and come in again and again, okay? So, Viksit Bharat at 2047, 2047 voice of the youth कि कैसे 2047 का जो हमारा एम है उसको हम यूथ के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो जो है लॉन्च ऑफ विकसित भारत वॉइस ऑफ द यूथ के अंदर आया है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें इंडिविजुअल्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही होता है. और मैं तुम्हें एक चीज़ ये भी बता दूं कि CACS के कोर्सेज बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कोर्सेज हैं, बट जो सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे कम लगती है पर्सनली, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो इन कोर्सेज में अभी थोड़ी सी कम है. आई वुड नॉट से दैट इट इज़ ज़ीरो, इट इज़ देयर बट इट इज़ मिनिमलिस्टिक, ठीक है, कम है, तो वो और ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज़ विकसित भारत? दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ द कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द आइडियाज़ टू द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047. एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है. अगर आप नीति आयोग में जाके सर्च करोगे, देयर इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे यूथ अपने आइडियाज़ को, थिंक टैंक करके है वो, वहाँ पे यूथ अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करके दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि कौन कौन से आइडियाज़ आपके पास हैं. एज द यूथ ऑफ दिस कंट्री, डू यू हैव एनी आइडियाज़ फॉर डेवलपमेंट? मतलब 2047 तक अगर आप डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हो, what do you see in your vision as developed India? Technology or transport, infra, healthcare or education or food security, employment, population control, sustainability, environment और lifestyle, improvement in lifestyle, ठीक है. तो इन एरियाज़ को कैसे अचीव करना है? अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो वो आइडियाज़ आप प्रोपोगेट कर सकते हो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, ओके. और अगर कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं तो वो मुझे दे दो, ठीक है. अगला आता है PLI स्कीम. PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. PLI स्कीम आने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि प्रोडक्शन का जो लेवल है वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज़ हुआ. सिंस प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और 76% का इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अकेले, जहां 2021-22 में $21.34 बिलियन हम आए हैं. 2021 में ये फिगर 12.09 बिलियन था. तो 12 बिलियन से 21 बिलियन पे पहुंचना, इट्स अ वेरी बिग जंप. और एक साल के अंदर अंदर आपने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है उसको. ऑलमोस्ट आप 90%, 80-90% तक तो पहुंच गए हो. तो 76% तक का आपने इंक्रीज़ कर दिया FDI में जब से PLI स्कीम लॉन्च हुआ है. नहीं, FDI के अंदर रूल है कि अगर आप बिज़नेस की ओनरशिप बाहर दे देते हो तो उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. FDI का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इक्विटी में ही पूरा का पूरा ले ले. दूसरे भी तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के. फिक्स्ड एसेट इन्वेस्ट कर दिया, मशीनरी डाली, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में दे दिया, लोन दे दिया, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट.
लेते हैं, रेंट लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। लीज़ अग्रीमेंट सेंटर होते हैं, तुमको मालूम है 99 ईयर्स तक की भी लीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट की लीजेस होती थी ज़मीन को लेके पहले, जिसमें 100 रुपये का रेंट होता था ईयरली, और 99 ईयर्स का वो होता था लीज़। ये जो वो है गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वो लीज़ पे है, जानते हो? यस, 99 ईयर्स की लीज़ पे है। तो पर्टिकुलरली इन तरीक़ों से भी एफडीआई हो सकता है। क्या पीएलआई स्कीम के थ्रू आत्मनिर्भर भारत का जो फाउंडेशन है उसको अचीव किया जा सकता है? यस, और आत्मनिर्भर आप जानते ही हो कि सेल्फ सफिशिएंट, और पर्टिकुलरली 14 सेक्टर्स हैं जिसमें इंसेंटिव आउटले 1.97 लाख करोड़ का है, ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो पाएँ और ग्लोबल चैम्पियंस हम बन सकें, ठीक है। इसके अंदर जो पर्टिकुलर स्कीम है, अगर आप एफडीआई इन्फ्लोज देखो तो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स में 46% का इन्फ्लो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में 26% का है, और मेडिकल अप्लायंसेस में 91% का है। मतलब हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और बताइए, एक तरीके से अपने लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर का इन्वेस्टमेंट होगा आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी ही इम्प्रूव होंगी, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बहुत इजी है। तुमको अगर पता हो, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। यस, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर टिपिकली जो लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक्स का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो पीएम गति शक्ति के अंदर वो लोग कॉरिडोर्स डेवलप करने वाले हैं, जिसमें फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप होंगे, जिसके अंदर ट्रक्स और बसेस बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च्ड एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली ऑन September 17, 2022। और गति शक्ति के अंदर नेशनल मास्टर प्लान है जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया है। मल्टी मोडल मतलब मॉडल नहीं, मोडल, मल्टी मोडल, मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। यस, ये पीएम गति शक्ति के अंदर सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि हर बजट में फ्रेट कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट भी होता है। फ्रेट कॉरिडोर, रेलवेज़ का जब बजट आता है तो उसमें वो फ्रेट ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था कि फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड को इंक्रीज़ किया जाएगा। जगह जगह रुक जाती हैं, तुमने देखा होगा, खड़ी रहती हैं, उनको रोका नहीं जाएगा, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो फुल स्पीड में आगे बढ़ सकें, ठीक है। वाटरवेज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है कि जो इंटरनल वाटरवेज़ है, रिवर्स, जो इनलैंड वाटरवेज़ है, उनका भी अब इस्तेमाल होगा फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेट, जिसमें जो बोट्स होते हैं, अभी क्या होता है, मेन तो शिप लाइनर्स, कंटेनर लाइनर्स चलते हैं। जो स्मॉल स्केल शिप्स होते हैं, फेरीज़ को देखा है, फेरीज़ होती हैं, सबमरीन नहीं, फेरीज़ का इस्तेमाल भी किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेट्स। अभी फेरीज़ का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। वो छोटी बोट्स नहीं होती, बड़ी, वो उसमें बड़े तालाब पे गए हो, वहाँ पे एक सड़ी सी वो है, फेरी प्रिंसेस, क्या है उसका नाम, क्रूज़, जिसको ये लोग क्रूज़ बोलते हैं, वो क्रूज़ है नहीं, वो फेरी है। उसी टाइप का होता है वो, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले तो हर लेवल पे आपको यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। नए वाले स्ट्रक्चर के अंदर 5+3+4 का स्ट्रक्चर है। अभी आप लोग जिस स्ट्रक्चर से आए हो, आई थिंक दैट इज़ 10+2, है ना। अब इस वाले में होगा 5+3+3+4, मतलब हायर एजुकेशन तक पूरा कवर हो रहा है। एंड इसके अंदर आपको 5th स्टैंडर्ड तक आप मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो, और 8th स्टैंडर्ड के बाद आप चाहो तो अपनी मदर टंग में
आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आज का ज़माना जो है दैट इज़ ग्लोबल, और इंग्लिश मेरे हिसाब से एज अ लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट अगर आप इंडिया के बाहर भी कहीं जाते हो, बाकी लैंग्वेजेस छोड़ दो, चाइनीज़ नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती, बट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि लाइफ में आप अगर कभी भी बाहर जाओ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है फॉर यू टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया, साउथ में चले जाओ, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश कन्नड़ी का या वो तमिल, तमिल ना, तेलुगु। So I think English should be introduced as a language in terms of studies. और मदर टंग में पढ़ाई आप कर सकते हो, बट यू शुड नो हाउ टू पुट इट फॉरवर्ड इन इंग्लिश एज वेल। हाँ या नहीं? अब मैं तुमको मराठी में पढ़ाना शुरू कर दूँ, आती है? बोलनी नहीं आती। बांग्ला में पढ़ाना शुरू कर दूँ? क्या क्या? बस एक ही फ्रेज आता है। चलिए, सो इसके अंदर नया नेशनल असेसमेंट सेंटर भी होगा। सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनेगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ही दिए जाएंगे। एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनेगी, और जो जेंडर इक्वालिटी का रेशो है हायर एजुकेशन में 50% तक उसको मतलब इंक्रीज़ किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वो निकालेंगी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना कॉमन एडमिशन टेस्ट, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको जो CUET इंट्रोड्यूस हुआ है वो इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, चले आगे। टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी। 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी पे ध्यान दिया जाएगा, एंड सेंटर एंड स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि कम से कम एजुकेशन सेक्टर का जो GDP है वो 6% तक इम्प्रूव हो सके। वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट IREDA, इंश्योरेंस रेगुलेटर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने CSR पोर्टल जो है लॉन्च किया है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी मिनी रत्न कंपनीज़ हैं, अपने यहाँ बहुत सारी रत्न कंपनीज़ हैं, महारत्न, नवरत्न कंपनीज़, पता है ना तुम्हें? तो मिनी रत्न कंपनीज़ जो है उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है CSR पोर्टल, और इस CSR पोर्टल के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो पर्टिकुलरली लाई जाएगी कि CSR इनिशिएटिव्स के लिए कंपनीज़ को जो पैसा मिलता है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। क्या तुम जानते हो सेक्शन 135 जो कंपनीज़ एक्ट का है उसमें लिस्ट दी गई है शेड्यूल 7 के अंदर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप CSR का स्पेंड कर सकते हो। है शेड्यूल 7 के अंदर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ये लिखा गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप स्पेंडिंग कर सकते हो। तो वो एक्टिविटीज़ को ये पोर्टल लिस्ट कर देता है, और ये जो मिनी रत्न कंपनीज़ हैं इनके लिए कंट्रोल मैकेनिज़्म है कि ये जज कर सकते हैं इन्होंने कितना पैसा कौन सी एक्टिविटी में खर्च किया। ठीक है, उसके बाद है सागर सामाजिक सहयोग, और इनके लिए भी नए CSR गाइडलाइंस लॉन्च हुए हैं। सागर सामाजिक सहयोग, अब ये सागर सामाजिक सहयोग बेसिकली क्या है, तो
पोर्ट्स का नाम सुना है? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन लोगों के लिए भी CSR की गाइडलाइंस आई हैं और उनको बोला गया है सागर सामाजिक सहयोग। सिर्फ कंपनीज ही नहीं CSR में आ रही हैं, पोर्ट्स भी आ रहे हैं, वाटरवेज भी आ रहे हैं, शिपिंग कंपनीज भी आ रही हैं, मिनी रत्न कंपनीज भी आ रही हैं। तो इन सब के लिए CSR की गाइडलाइंस जो है अलग से लॉन्च हो गई हैं, ठीक है। इसको इतना डिटेल में अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ जाइए एफिशिएंसी ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया है, 40 क्लैरिफिकेशंस, एलाबोरेशंस आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स, 15 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं कंपनीज रूल के अंदर, 7 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स डाल के डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर दिया गया है। CSR फंडिंग की जो आप CSR शेड्यूल 7 के अंदर एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं, उन एक्टिविटीज़ में न्यू एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन किया गया है ताकि अगर कंपनीज नए एक्टिविटीज़ में जाना चाहे तो जा सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम कैपिटल और जो कंपनी सील के प्रोविजंस हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लाया गया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को सिंपल कर दिया गया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है या उनके रिलेटिव्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, उनके लॉस को सिंपल कर दिया गया है। डिफ़िकल्ट पेनल्टीज़ को रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बेल प्रोविजंस हैं कि अगर आपको कंपनीज एक्ट में जेल हो जाती है तो इजीली बेल नहीं मिलेगी, इसको भी हटा दिया गया है और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को और सिंपल कर दिया गया है। तुम जब तक CS बनोगे इन द नेक्स्ट 3 years, जब तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, इन द नेक्स्ट 3 years कंपनीज एक्ट विल बी मोर स्मूथ एंड मोर सिंपल। नहीं, तुम जब वर्किंग में आओगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सी आई एम वर्किंग सिंस 2016, ठीक है। 2016 में क्योंकि कंपनीज एक्ट 13 में आया, 3 साल में इतना डेवलप वो नहीं हो पाया था और 2016 में जो गवर्नमेंट पोर्टल्स जो कंपनीज एक्ट के थे, MCA का जो पोर्टल था, वो जिस तरीके से चलता था और अभी जिस तरीके से चलता है उसमें बहुत डिफरेंस है। सो थिंग्स आर स्मूथन्ड आउट और जब आप आगे नेक्स्ट 3 years की बात करते हो तो वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन सिंपल हो जाएंगे, वो वैसे ही रहने वाले हैं। सिंपल हो भी सकता है, CA का कोर्स अब कितना इजी हो गया है। हाँ, इजी हो गया है। दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। हम लोग ने जब फाइनल दिया था देयर वर 8 सब्जेक्ट्स, 2 ग्रुप्स 8 सब्जेक्ट्स। अब फाइनल में 7, आई थिंक 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं। सो इट हैज कंपेरेटिवली बिकम ईजियर। बस दोस्तों से कंपेयर करते रहो। जितेश का पूछना है कि अगर एक्ट सिंपल हो जाएगा तो हमारा क्या काम रहेगा। मेरी जान, कंपनीज एक्ट इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी राह चलता आदमी उसको समझ ले। तो आपका काम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन नेवर गो आउट ऑफ वर्क। कर सकता है कुछ कुछ जगहों पे कंपनी सेक्रेटरी के ही साइन लगते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू ना, यू गाइस कैन नेवर गो आउट ऑफ वर्क। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ आई कैन नेवर गो आउट ऑफ वर्क। देखो, हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वी विल ऑलवेज बी इन ट्रेंड, वी विल ऑलवेज बी इन फैशन। चलिए चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अपने पास टाइम बहुत कम है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉर इजी कंप्लायंसेस, तो फॉर्म्स को भी इजी कर दिया गया है। 4 प्रिस्क्राइब फॉर्म्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड, 4 फॉर्म्स को हटा दिया गया है। फॉरेन नेशनल्स अगर डायरेक्टर बनना चाहें तो उनके कंप्लायंसेस को रिड्यूस कर दिया है। स्मॉल कंपनीज़ की जो फीस लगती थी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। अगर अब आपको डिन नंबर चाहिए तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सिंगल फॉर्म भरो, उसमें सारे कंप्लायंसेस एक साथ हो जाते हैं और कंपनीज़ को इंड AS फॉलो करना पड़ेगा, वो भी ईजी कर दिया गया है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेलिंक्वेंसी, 17 चिटफंड कंपनीज ऐसी थी जिनको बंद कर दिया गया क्योंकि उनका मॉडस ऑपरेंडाई फॉल्टी था। चिटफंड कंपनीज, पता है ना, लोगों से पैसा ले लेती हैं, यस, उनको बंद किया गया है।
मर्जर हो गया है NSEL लिमिटेड का पेरेंट कंपनीज के साथ। NSEL नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था लिमिटेड, उसका मर्जर हो गया है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ। तो अब NSE और एडवांस्ड होगा, ठीक है। तो जो पहले उसमें इरेगुलरिटीज़ थी उनको रिमूव किया गया है। ओके, इन्वेस्टर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 1380 प्रोग्राम यानी 1380 प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड in various locations to familiarize small investors for the opportunities and pitfalls in making investments. SEBI ने notify किया है norms for REITs and InvITs similar to listed companies. REITs के बारे में जानते हो? REIT, Real Estate Investment Trust. REITs and InvITs, that is Infrastructure Investment Trusts, ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं। अब इनके काम को भी पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर दिया गया है। इनके ऊपर भी गाइडलाइंस लागू हो गई हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर होती हैं। लिस्टेड कंपनीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में काम करती हैं, उनको हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वैसे ही रीट्स और इनविट्स को भी अब हर चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यानी इफ़ एज एन इन्वेस्टर अगर आप रीट्स और इनविट्स में पैसा लगाना चाहते हो, इट विल बी एन ईजी जॉब फॉर यू, ठीक है। आगे चलिए, अपन सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ नाफ्रा। नाफ्रा विच इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्होंने एक चीज़ या एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ऑडिट फर्म्स के लिए है, ठीक है। तो जो ऑडिट फर्म्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ के, उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी जिसका नाम है एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर आपको फाइल करनी है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइल करनी है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने अपने ऑडिट में क्या क्या चीज़ें देखी, आपने क्या कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट करी है एज एन ऑडिटर, आप किस तरीके से ऑडिट करते हो, ये सारी चीज़ें उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑडिटर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज़, क्योंकि अगर उन्हें कुछ ऐसा मिला है तो उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सो पर्टिकुलरली 16 फरवरी 2023 से ये चीज़ शुरू हुई है, ओके। देन ITR की वेरिफिकेशन में जितना टाइम लगता था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 120 दिन लगते थे, आपने ITR फाइल करी, रिफ़ंड आने में, पूरा प्रोसेस ख़त्म होने में 120 दिन लगा करते थे। अब जो है वो प्रोसेस का टाइम पीरियड कम हो गया है, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है। 30 दिन तो छोड़ो, हमारा इनकम टैक्स अब इतना, जो पोर्टल है अब इतना एडवांस हो गया है कि आपने अभी ITR फाइल करी, फॉर एग्जांपल अभी 1054 हो रहा है, ठीक है। 1054 में मैंने ITR फाइल करी, 1055 पे प्रोसेस होके उसका इंटीमेशन मेरे पास आ जाता है विद इन अ मिनट। वो दिखा देता है, ठीक है। पहले इसी चीज़ को होने में 120 दिन लगते थे। यस, अब इंस्टेंटली होता है और मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया गया है 30 डेज़ का, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे आके हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ऑडिट लिमिट्स का देखो पॉइंट ये है कि वैसे तो लिमिट अब बढ़ के 10 CR हो गई है, लेकिन अगर आपके 95% से कम ट्रांजैक्शंस बैंक के बाहर हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 1 CR पे हो जाएगी। अगर आपके 95% तक के ट्रांजैक्शंस बैंक से है, 95% या उससे ज़्यादा, तो 10 CR की लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे बैंक से ट्रांजैक्शंस 96% है ओवरऑल पूरे साल में, तो 10 करोड़ की लिमिट है। अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर है तो मुझे ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे ओवरऑल बैंक के ट्रांजैक्शंस 92% है, 92% ऑफ दी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस, मतलब 8% आप कैश में कर रहे हो, तो फिर वो लिमिट 10 करोड़ से घट के 2 या 1 करोड़ हो जाएगी। वो बोलेंगे कि अगर आपके टर्नओवर 3 करोड़ है तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है, नहीं उसमें भी लिमिट है। 44AB जो है सेक्शन, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है।
कंपनीज़ को कंपलसरी होता है। कंपनीज़ के 2 ऑडिट होते हैं, एक कंपनीज एक्ट का ऑडिट होता है और एक होता है इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट। तो ये जो मैं तुम्हें 44 AB की लिमिट बता रहा हूँ वो टैक्स ऑडिट की लिमिट है। कंपनीज एक्ट में कोई लिमिट नहीं है ऑडिट की, अगर आप कंपनी हो तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट का, ठीक है। चले, कल अपन करेंगे लीगल अफेयर्स। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।